Creative Quality Learning classes. So, today we are going to start chapter first, the living part. इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. The living part क्लास फर्स्ट ईयर के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी. लिविंग पार्ट की जब बात की जाए तो हमारे जो लिविंग वर्ल्ड में कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग है और कुछ ऐसे भी यहाँ पे है जो कैसे हैं नॉन लिविंग है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिविंग बर्ड की. तो जब लिविंग बर्ड की बात की जाए तो व्हाट इज लिविंग. लिविंग है क्या. किसी भी वस्तु को हमें ये जानने के लिए ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, ये जानने के लिए कुछ पैरामीटर होते हैं उसके, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो वस्तु है या कुछ भी है ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग. तो जब हम लिविंग की बात करें तो कुछ उसके पैरामीटर हैं. अगर वो उसकी तरीके से बिहेव कर रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, लिविंग. मेनली आप लोगों को पता है कि जो हमारे वर्ल्ड में जो लिविंग है वो क्या है, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब क्या है, लिविंग है. बिकॉज इनमें वो सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो लिविंग की होती है. जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ होती है, चाहे हम प्लांट की बात करें और चाहे हम किसकी बात करें, एनिमल की बात करें. एनिमल में भी ग्रोथ होगी और जो प्लांट है उनमें भी क्या होती है, ग्रोथ होती है. और उस ग्रोथ के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. और वो एनर्जी हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फूड से ऑब्टेन करते हैं, जिसे हम बायोलॉजिकल फ्यूल भी बोलते हैं. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है लिविंग बीइंग का, कि वो ग्रो करती है, उसके साइज में ग्रोथ होती है. अब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक तो ऐसे ऑर्गेनिज्म इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर. मल्टी सेलुलर. अब यूनिसेलुलर की हम बात करें तो जितने भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे आपका अमीबा हो, पैरामीशियम हो, तो इनमें जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, ये सारी प्रोसेस जो है केवल और केवल एक सेल से परफॉर्म की जाती है. एक ही सेल इसमें सारी प्रोसेसेस को क्या करेगा, परफॉर्म. अगर वहीं पे हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर में जो ग्रोथ होती है वो किससे की जाती है, कि जब ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा. और सेल डिवीजन के बाद एक सेल से दो सेल, दो से चार से आठ, बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन होता है. और फिर वो पर्टिकुलर सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स, इनकी ओरिजिन सेम है, इनका फंक्शन सेम है, वो पर्टिकुलर टाइप के टिश्यूज फॉर्म करते हैं और वो टिश्यूज ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं. फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और वो पर्टिकुलर सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं. तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो ग्रोथ होती है, चाहे वो प्लांट की बात करें हम और चाहे वो हम एनिमल की बात करें, उनमें जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ कैसे होती है, जब उनकी सेल्स में डिवीजन होता है. और जो डिवीजन है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ग्रोथ होती है तो हमेशा और हमेशा कैसा,
सेल डिवीजन होता है, इसे हम बोलते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है मदर सेल का एज वेल एज डॉटर सेल का, उनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हमेशा और हमेशा कैसा रहता है, इक्वल रहता है, यानी कि क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यहाँ पे अगर क्रोमोसोम नंबर 10 है तो आपकी जो डॉटर सेल है मदर सेल में अगर 10 है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो डॉटर सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 10 है। इसीलिए माइटोसिस सेल डिवीजन को इक्वेशनल सेल डिवीजन भी बोलते हैं। और ये जो डिवीजन होता है ये किसमें होता है, आपकी पूरी बॉडी की सोमेटिक सेल में ऐसा डिवीजन किसमें पाया जाता है, जो सोमेटिक सेल। आप कह सकते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं, इनमें जो ग्रोथ होती है या प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो किसके थ्रू होती है, जब इनमें सेल्स में क्या होता है, डिवीजन होता है। और वो सेल डिवीजन कौन सा, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। अब माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका कारण ये है कि ये कैसा है, इक्वेशनल सेल डिवीजन है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हर एक सेल में क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितनी ह्यूमन बॉडी में जो भी सेल्स है उसमें हर एक सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। कभी भी सेल्स का जो क्रोमोसोम नंबर है वो कभी भी क्या डिफर नहीं। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो क्या है, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो दो मेथड रिप्रोडक्शन के होते हैं, आप लोगों को पता होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे मेथड को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि जो भी आपके लोअर ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। चाहे वो एसेक्सुअल में हम एग्जांपल ले लेते हैं, बडिंग है, रीजनरेशन है, स्पोरुलेशन है, फिजन है, मल्टीपल फिजन है, मैच्योर रिप्रोडक्शन है। तो ये सब किसके टाइप होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, लिविंग बीइंग का। जो भी नॉन लिविंग है वो कभी रिप्रोड्यूस नहीं करती है, उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं। अब दूसरा मोड है रिप्रोडक्शन का जो है उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है, जितने भी आपके हायर ऑर्गेनिज्म सब में कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मेल और फीमेल यानी कि सेक्स को होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। दोनों मेल और फीमेल जो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं वो अलग अलग टाइप के गैमीट, यानी कि मेल जो है वो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा, वहीं पर जो फीमेल है वो किसका फॉर्मेशन करता है, आपकी फीमेल गैमीट। और वो आपस में फिर क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, फिर इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो कौन सी है, आपकी मेटाबॉलिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, यानी कि बॉडी में जो भी आपकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगी, बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी ऐसी जैसे आपका डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ और भी बहुत ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी कि वो उनमें कौन सी प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। अब इसके बाद जैसे आपका रेस्पिरेशन हुआ, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, वो रेस्पायर करते हैं, उन्हें नीड होती है
किसकी, ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो रेस्पायर नहीं करते हैं, यानी कि उसमें एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन पाया जाता है, लेकिन मोस्टली में क्या है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डाइजेशन, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ग्रो करने के लिए, जब वो ग्रो करेंगे तो उनको ग्रो करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होगी, उनको रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी। और ये एनर्जी जो है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है, फूड से, यानी कि जो भी फूड है ये क्या है, बायोलॉजिकल फूड। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है, उसका ब्रेकडाउन होगा बॉडी के अंदर और फिर इसका फॉर्मेशन होता है एनर्जी का, और वो जो एनर्जी है वो उसकी ग्रोथ में और मेटाबॉलिज्म में और बहुत सारी प्रोसेस है उनमें क्या करता है, तो ये सब हो गए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, उनके क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए, उनके बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उनमें अलग अलग टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उनमें सारी प्रोसेसेस जो है वो केवल और केवल सिंगल सेल से ही परफॉर्म हो रही हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसमें पाया गया। कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनमें टिश्यूज जो होते हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जो बॉडी है उनमें ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी कि जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं, ऑर्गन के अंदर परफॉर्म होते हैं, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी, diversity in the living world, in the living world, जो लिविंग वर्ल्ड है उनमें डाइवर्सिटी पाई गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अर्थ है उसमें बहुत सारे फॉरेस्ट और डिफरेंट टाइप के क्या है, एनिमल है, क्या होते हैं, बहुत सारी स्पीसीज फॉरेस्ट में किसकी स्पीसीज है, यानी कि प्लांट की बहुत सारी स्पीसीज है, बहुत सारी स्पीसीज है प्लांट की, वहीं पे एनिमल की क्या है, बहुत सारी स्पीसीज है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं, कि जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स है, different type की species of plant are found on the earth. Similarly, different kinds of organism is also found on the earth. So, actually, this is a diversity. ये जो different kinds के जो organism हैं, different type के plants हैं, animal हैं, यही तो क्या है, diversity. इसी को तो हम क्या बोलते हैं, diversity बोलते हैं। अब बहुत सारे प्लांट और अगर एनिमल है, अब जब हम इनकी स्टडी अगर करें तो स्टडी करने के लिए जब यहाँ पे बात स्टडी की जाए तो स्टडी करने के लिए अब जब इतने सारे एनिमल, इतने सारे प्लांट हैं, अगर पर्टिकुलर जितने भी प्लांट हैं अगर उनकी एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उनके लक्षण क्या है एक जैसे, या जो ऑर्गेनिज्म है उनके क्या लक्षण एक जैसे हैं, तो उनको अगर कैटेगराइज कर दिया जाए तो उस सारी फैमिली के बारे में जो स्टडी है वो क्या है आप इजीली कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें रिक्वायरमेंट हुई नोमेनक्लेचर। अगर एक पर्टिकुलर
एक ही जैसे कैरेक्टर वाले एनिमल्स को हमने एक ग्रुप में रख दिया, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक वाले एनिमल उनको हमने दूसरी कैटेगरी में रख दिया। तो जिससे क्या है, हमें पर्टिकुलर किसी भी फैमिली मेंबर की स्टडी करने में क्या होगा, बहुत इजी होता है, हम इजीली क्या है उसकी स्टडी कर पाते हैं। तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया, इनका क्या किया जाए, नोमेनक्लेचर किया जाए, इनको पर्टिकुलर हर एक एनिमल और हर एक प्लांट को एक पर्टिकुलर नेम दिया जाए, जिससे उसकी स्टडी इजीली हो जाए, उसका क्लासिफिकेशन किया जाए, उसको क्लासिफाइड किया जाए, पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन किया जाए, जिससे उसकी जो स्टडी हम कर तो वो इजीली स्टडी कर। तो अब क्या किया गया कि आपकी दो संस्थाएं थी, एक है ICBN और दूसरी जो संस्था थी उसका नाम था ICZN। ICBN की जब हम बात करें तो ICBN को हम इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ये जो पहली वाली संस्था थी इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल CC कोड बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर, और दूसरी जो संस्था थी इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये जो संस्थाएं थी इन्होंने क्या किया, हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, हर एक पर्टिकुलर एनिमल और हर एक पर्टिकुलर जो प्लांट था उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम दिया, एक बोटेनिकल नेम दिया, एनिमल का एक नेम दिया, जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। बिकॉज देखिए जो वर्ल्ड है उसमें हर एक बहुत सारी कंट्रीज हैं और हर एक कंट्रीज में हम प्लांट और जो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है अगर कॉमनली भी देखें तो उनको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। इंडिया में अगर किसी भी एनिमल का नाम हम कुछ और बोलते हैं, वहीं पे अदर कंट्रीज में उसको किसी और नाम से पुकारा जाता है। तो इसीलिए ये जो संस्थाएं थी इन्होंने ICBN थी, इन्होंने जितने भी प्लांट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर बोटेनिकल नेम दिया, और वहीं पे जो ICZN है इंटरनेशनल कोड जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इन्होंने क्या किया कि जो एनिमल थे उनका हर एक एनिमल का पर्टिकुलर एक जो बायोलॉजिकल नेम दिया, जिससे ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका जो बोटेनिकल नेम है या जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या रहता है, हमेशा और हमेशा सेम रहता है। यानी कि अगर मैंगो की हम बात कर लेते हैं, अगर मैंगो का अगर बायोलॉजिकल नाम की बात करें तो क्या होता है, मेडकी, फेरा इंडिका। अब वर्ल्ड में कहीं भी जो मैंगो को अगर नेम किस नेम से बोटेनिकल नेम से पुकारा जाएगा तो वो हमेशा क्या बोला जाएगा, मैंगोफेरा इंडिका। इस नोमेनक्लेचर को क्या बोला गया, नोमिनल नोमेनक्लेचर। बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें दो नेम को यूज किया, और ये जो दिया बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया बायोनोमिनल नोमेनक्लेचर के बारे में। इस नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग जो पहला वर्ड है ये इंडिकेट करता है उसके जीनस को, नाम है जो मैंगीफेरा है,
वो किसको इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है जीनस को, और वहीं जो इंडिका है वो पर्टिकुलर उस स्पीशीज को इंडिकेट करता है। अब इस नोमेनक्लेचर के अंडर में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट थे जिनको लर्न रखना होता है जब भी हम कोई भी किसी भी प्लांट और एनिमल का जो बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं, तो इन पॉइंट को हमें लर्न रखना होता है और उन्हीं के बिहाफ पे हम उसको क्या करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि जो नेम होगा वो हमेशा हमेशा किसमें लिखा जाता है? लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा। यानी कि जो नेम है उसको हम किस लैंग्वेज में लिखेंगे? लैटिन लैंग्वेज में। और इटैलिक वर्ड किस वर्ड में लिखेंगे? इटैलिक वर्ड में इसको लिखा जाएगा। दूसरा पॉइंट है जो फर्स्ट वर्ड है, यानी कि जैसे यहाँ पे मैंगो के लिए हमने मैंगीफेरा यूज किया, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? जीनस को। और जो इंडिका है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज लर्न करने लायक है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट में जो दोनों नेम है, जैसे यहाँ पे मैग्नीफेरा और इंडिका, तो जब भी हम मैग्नीफेरा इंडिका को लिखेंगे तो दोनों पार्ट में अलग अलग कंबाइन करके नहीं, अलग अलग दोनों को क्या करेंगे? अंडरलाइन करते हैं। ये भी इसका लिखने का रूल है। फोर्थ रूल कि जब हम जीनस को लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा हमेशा, जैसे यहाँ पे मैग्नीफेरा है, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा हमेशा किसमें होगा? कैपिटल लेटर में। और इसके बाद जो दूसरा जो नेम है, जो स्पीशीज होती है, वो किस लेटर में होगा? हमेशा हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो ये क्या थे? कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जिससे हम बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर जब करते हैं या उसको लिखते हैं तो उनके कुछ रूल रेगुलेशन थे, उसी के बिहाफ के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर होते हैं नोमेनक्लेचर के। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय